Good morning, students. In previous part of video, we have studied about rectification of error. Today, we are going to start a new chapter, that is financial statement of sole proprietorship or from complete records. देखिए अब तक हमने क्या स्टेप लिया, हमने रिकॉर्डिंग की, ट्रांजैक्शन की, हमने रिकॉर्डिंग की जर्नल या सब्सिडरी बुक की फॉर्म में. देन हमने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफाइंग, और ये हमने किसके थ्रू किया, लेजर के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू. देन हमने क्या किया, समराइजेशन, समरी हमने कैलकुलेट की, और समरी कैसे निकाली, ट्रायल बैलेंस के थ्रू. फिर हमने बीआरएस प्रिपेयर किए जो बैंकिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे थे. बिल ऑफ एक्सचेंज हमने कैलकुलेट किए जो हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए यूज किए जा रहे थे. देन हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया, यानी जो हमसे जर्नल एंट्री में मिस्टेक हुई थी उन मिस्टेक्स को हमने रेक्टिफाई किया. लेकिन इन सब प्रोसेस से हमें एटलीस्ट वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई जो हमारे बिजनेस का मेन मोटिव होता है, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाया. और उसके लिए हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी ये हमको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ, या हमें हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एग्जैक्टली किस टाइप की है. अब देखिए ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस से हमें कितनी लॉस की वैल्यू अर्न हुई है और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमको हमारे सेल और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस से हुए प्रॉफिट को अर्न करता है. और सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारे ओवरऑल और एकदम फाइनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन देता है, यानी कि हमें ओवरऑल बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उन सबको एडजस्ट करने के बाद एट लास्ट हमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ. और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो हमें हमारी असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. अगर असेट्स की वैल्यू ज्यादा है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की वैल्यू कम है, इट मींस हमारे बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग है. लेकिन अगर हमारे बिजनेस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स की वैल्यू कम है तो बिजनेस की पोजीशन डाउन मानी जाती है. तो यानी हम इनके बेसिस पर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. अब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेडिंग में अलग से दिखाई जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग शो होते हैं, बैलेंस शीट में अलग से शो किए जाते हैं. उनके लिए हम चलिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट्स के बारे में और थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है. वेलकम स्टूडेंट्स. Now we going to learn about what is financial statement. हमने वीडियो वाले पार्ट में पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वेदर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस और व्हाट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन. लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच डेपिसिट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस दैट इज प्रॉफिट एट द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. अब इसमें 2 स्टेटमेंट काउंट किए जाते हैं जिन्हें हम 3 में भी कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने आपको वीडियो पार्ट में बताया था, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. ये केवल बिजनेस के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वेदर वी आर इन लॉस. प्रॉफिट भी 2 टाइप के, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है ये आप चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ चुके हैं. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन.
इट इज प्रिपेयर टू एग्जिबिट द फाइनेंशियल पोजिशन, मीन्स वेदर वी आर फाइनेंशियली स्ट्रांग और वीक। इसमें असेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर कैपिटल की इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट है, कितनी असेट्स है बिजनेस में और कितनी बिजनेस में लाइबिलिटीज हैं। इनकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो जॉन ए मायरे की कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द समरी ऑफ द अकाउंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें समरी बताती है हमारे अकाउंट्स की कि कितना प्रॉफिट है, बैलेंस शीट हमें एसेट्स और लाइबिलिटी की और कैपिटल की हेल्प से पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जबकि इनकम स्टेटमेंट रिजल्ट हमें स्टेट करता है कि कितनी हम प्रॉफिट में हैं। एक वॉल्टर बी मैग की भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैनेजमेंट एंड टू इंटरेस्टेड आउटसाइडर ए कंसाइज पिक्चर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स आउटसाइडर यूजर्स को हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मैनेजमेंट है उसे ये बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में और पोजीशन फाइनेंशियली कैसी है। तो ये हमारे डेफिनेशंस हुई। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाएं तो इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। द टू स्टेटमेंट नेमली इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पुट टुगेदर आर नॉर्मली कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स इनकम स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट इन तीनों को कंबाइंड कर दें तब जाकर उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग पोजीशन मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि अगर कंपनी की केस में बात करें तो वहां पर कैश फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काउंट किया जाता है, लेकिन कैश फ्लो हमारे 12th के सिलेबस में है, हम उसे वहां पे स्टडी करेंगे। अब आता है कि हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। तो आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये वही हैं जो होते हैं मैनेजमेंट, जो इंटरनल यूजर होता है। मैनेजमेंट बिजनेस में कैश, डेटर, इन्वेंट्री, फिक्स असेट्स, इन सब चीजों को कंट्रोल और मैनेज करता है, और ये जानने में भी इंटरेस्ट लेता है कि जो वो पॉलिसी या प्लानिंग प्रिपेयर कर रहा है उस पॉलिसी या प्लानिंग से बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और उसके डिसीजन जो उसने लिए थे वो कितने इफेक्टिव हैं और कितनी सक्सेसफुली वो अप्लाई हुए। तो इन सब चीजों को जानने के पर्पज से जो मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स आर दोज पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन आवर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ लोन और वी कैन से शेयर वगैरह, ये सारी चीजें। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्वेस्टर्स इंक्लूड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी में इस पर्पज से जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, या वो उसमें अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसके साथ कंटिन्यू रहें या वो अपने इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ कर लें। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जानने के पर्पज से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लेंडर्स, मींस लोन प्रोवाइडर, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया इन टर्म्स ऑफ लोन और वी कैन से शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हमारी पेमेंट कैपेसिटी इंटरेस्ट की है कि हम लोन को टाइमली रिफंड कर सकते हैं या इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं। तो इस वजह से वो हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन मींस पेइंग कैपेसिटी को जानने में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और सप्लायर। क्रेडिटर्स और सप्लायर हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको मटेरियल या फिर फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं। वो भी हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम वेदर वी आर इन पोजीशन टू पे आवर डेब्ट्स और नॉट। तो यानी इस वजह से वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। एम्प्लॉयज अपनी जॉब की सिक्योरिटी के पर्पज से इंटरेस्टेड होते हैं कि वो क्या बिजनेस में उनकी जॉब जाएगी तो नहीं, कहीं उन्हें टर्मिनेट तो नहीं कर दिया जाएगा, उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं। और ये चीजें पता चलती हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर बिजनेस स्टेबल है तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उनकी जॉब भी सिक्योर रहेगी, अदरवाइज उनकी जॉब थोड़ी श्योर नहीं रहती कि वो कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। नेक्स्ट वन इज टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं कि
हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। और कुछ अदर यूजर्स होते हैं जैसे रिसर्चर्स हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। कि अब आप ये पढ़ चुके हैं कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को जानने में, ये को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जबकि बैलेंस शीट का मोटिव होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये जो भी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, P&L हो, ट्रेडिंग हो या बैलेंस शीट हो, वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से किया जाता है। विदाउट ट्रायल बैलेंस हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब कौन सा आइटम ट्रेडिंग में लिखा जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये नेचर ऑफ आइटम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आइटम जो है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, इस बात पे डिसाइड होगा कि वो किस अकाउंट में प्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने कोई ट्रेडिंग का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम ट्रेडिंग में शो कर दिया या बैलेंस शीट में शो कर दिया, तो रियल पिक्चर जो है आपके बिजनेस की या परफॉर्मेंस की, वो आपको डेफिसिट नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि कौन सा आइटम रेवेन्यू है, कौन सा आइटम कैपिटल है। नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बैलेंस शीट में शो कराए जाते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराए जाते हैं। अब ये होते क्या हैं? तो फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। द मनी स्पेंट बाय एन एंटरप्राइज फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी किसी भी फिक्स असेट्स को परचेज करने में या उसकी लाइफ या वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अमाउंट एक्सपेंड करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की या बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन कराया, ये सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं। असेट चाहे टेंजिबल नेचर की हो चाहे इंटेंजिबल नेचर की हो, आएगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही कैटेगरी में। अब देखिए एग्जांपल्स दे रखे हैं नीचे कि एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, यानी किसी भी असेट्स को परचेज करने में किया हुआ एक्सपेंस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स असेट्स, किसी भी असेट्स को परचेज करके अपने यहां इंस्टॉल करने या वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट करने तक जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लाइक हमने मशीन परचेज की 1 लाख की और 10,000 उसे इंस्टॉलेशन में पे किया, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन ऑफ फिक्स असेट्स। हमने कोई फिक्स असेट्स को एक्सपेंड किया, मतलब उसमें कोई नया पार्ट इंक्लूड किया या हमने कोई उसमें ऐसा वर्क कराया जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई या वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स लाइक मोटर कार व्हीकल हैं, जो भी हमारी टेंजिबल असेट्स हैं चाहे कैसी भी हैं, उनको असेट परचेज करना वो हमारी, और इंटेंजिबल असेट जो हैं उनको भी, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, ये परचेज करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाता है। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड टू व्यू टू अर्न प्रॉफिट और कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने में जो अमाउंट हम खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे डेली एक्सपेंसेस जो बिजनेस में किए जाते हैं, लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इसके अलावा फिक्स असेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे जैसे रिपेयर, वाइट वॉशिंग, ये सब चीजें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। इसके अलावा गुड्स परचेज करने में जो अमाउंट हम खर्च करते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और डेप्रीशिएशन, फिक्स असेट्स या अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, ये भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट होती है।
अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो दिखने में रेवेन्यू लगते हैं पर एक्चुअल में वो कैपिटल नेचर के होते हैं, जैसे वाइट वॉशिंग चार्जेस। ये हमने बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग कराई और उसको हम नॉर्मली कहेंगे बिल्डिंग से रिलेटेड है तो ये कैपिटल होगा, लेकिन एक्चुअल वो रेवेन्यू होता है। इसके अलावा रिपेयर हमने मशीनरी वगैरह की कराई, हम सोचेंगे ये मशीनरी से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड, तो ये कैपिटल होगा, लेकिन एक्चुअल में वो रेवेन्यू आइटम होता है। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड वेजेस पेड प्रोड्यूस टूल यूज्ड इट फैक्ट्री। अब देखिए, हमने कोई मशीन खरीदी, उस पर अपने मजदूरों को या लेबर को लेबर चार्जेस पे किया, तो लेबर चार्जेस आप समझेंगे रेगुलर एक्सपेंस से नहीं, वो कैपिटल इंस्टॉल करने पर यानी मशीन इंस्टॉल करने पे खर्च किया गया है, तो इसलिए वो कैपिटल आइटम है। और लास्ट है लीगल एक्सपेंसेस या रजिस्ट्रेशन, जो हमने किसी बिल्डिंग खरीदी उसके जो रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री में जो खर्चा हुआ वो भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट है पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च किए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल बिजनेस को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंड होता है। अब इसका बेनिफिट कितने पीरियड तक मिलता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग पीरियड तक हमें रिसीव होगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो सेम वन अकाउंटिंग पीरियड तक ही रिसीव होता है। प्रेजेंटेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो कराए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में शो होते हैं। अब अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की है वो इंक्रीज होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू है वो इफेक्टेड होती है। अब नेचर क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रियल अकाउंट में काउंट होते हैं, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सपेंडिचर हैं तो नॉमिनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। अब एक और आपने पार्ट पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ही, थर्ड चैप्टर में सॉरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर एंड हुज बेनिफिट्स ऑल्सो एंजॉयड बाय द एंटिटी इन द सेम अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप सेम ईयर में खर्च कर रहे हैं, उनका बेनिफिट भी आपको उसी ईयर में रिसीव हो रहा है। बट इफ बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्रूड एंटिटी ओवर सेवरल अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको आने वाले अपकमिंग कई ईयर्स तक रिसीव होता है तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज फॉर एग्जाम्पल ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, यानी आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराया, खर्चा आपने अभी किया, लेकिन इसका फायदा आपको कई ईयर तक रिसीव होगा, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये सेवरल ईयर तक रिसीव होते रहते हैं तो हम उन्हें P&L अकाउंट में पूरा चार्ज नहीं करते, केवल जो इस ईयर से रिलेटेड अमाउंट होता है वही चार्ज किया जाता है, बाकी का जो बचा हुआ पीरियड जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो हम आगे ट्रांसफर करते हैं, और जो इस साल यूज नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में चला जाता है। मतलब सपोज 10,000 हमने खर्च किया और उसका बेनिफिट 5 ईयर तक मिलेगा, तो यानी हर ईयर 2,000 रुपीज, तो करंट ईयर के 2,000 तो P&L में जाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर के 8,000 बचे हुए हैं वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ये असेट साइड में शो कराए जाते हैं जो अपकमिंग ईयर के होते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि अदर एग्जाम्पल जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे ट्री हमने प्लांटेशन किया, माइंस, हाउस कॉलोनीज नीड, ये सब ह्यूज एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम एक बार में खर्च करते हैं, लेकिन बेनिफिट उनका हमको कई ईयर तक रिसीव होता रहता है। ऑल्ट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन मेड बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग में कोई पिलर लगाया या कोई और चेंजेस कराए, उसका बेनिफिट भी हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने एक्सपेंडिचर्स देखे, अब आता है रिसीप्ट, और रिसीप्ट में भी कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। व्हाट आर द कैपिटल रिसीप्ट? कैपिटल रिसीप्ट आर द नेचर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, बैंक लोन रेज्ड, इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट एसेट्रा। यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हटकर अगर कोई दूसरी एक्टिविटी से अमाउंट हमें अर्न हो रहा है, जैसे कि पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, हमने बैंक से लोन लिया, डिबेंचर इश्यू किए, शेयर इश्यू किए, या फिर हमने कोई फिक्स असेट्स को बेचा, तो वो अमाउंट जो अर्न हुआ वो कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा।
लोन लेना हमारी बिजनेस की जो लायबिलिटी है उसे इंक्रीज करता है, तो ये रेवेन्यू नहीं कहलाता फर्म का। रेवेन्यू इसलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारी इनकम का मेन सोर्स नहीं है। सिमिलरली फिक्स असेट्स को सेल करना बिजनेस नहीं है हमारा, तो ये भी रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, ये कैपिटल रिसीप्ट में काउंट किया जाएगा। कैपिटल रिसीप्ट या तो लायबिलिटी इंक्रीज करती हैं या किसी असेट्स की वैल्यू को कम कर देती हैं। दोनों ही केसेस में बैलेंस शीट में ही ये शो कराई जाएंगी, या तो लायबिलिटी की फॉर्म में या असेट्स में से ये माइनस कर दी जाती हैं। अब रेवेन्यू रिसीप्ट, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमको अमाउंट अर्न होता है उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ये जो इनकम क्योंकि बिजनेस के मेन पार्ट से होती हैं तो ये रेवेन्यू होती हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट ये के क्रेडिट साइड में या P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में शो कराई जाती हैं। और ये जो इनकम होती हैं, इन्हीं इनकम में से हम अपने बाकी के एक्सपेंसेस वगैरह, पेमेंट फॉर लोन वगैरह, ये सब चीज़ें पे करते हैं। अब है प्रिपरेशन कैसे की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम कई सारे स्टेप्स इससे पहले ले चुके होते हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम नेचर पहचानते हैं कि ये वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स। फिर हम ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल बुक में या फिर जो आपने सब्सिडरीज पढ़ी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, इन सब में आप रिकॉर्ड करते हैं। देन फिर आप उसे क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में, सेपरेट लेजर्स में जो सिमिलर नेचर के होते हैं। फिर समराइज करते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और फिर लास्ट में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट या बैलेंस शीट की हेल्प से एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो या तो जर्नल में आपने रिकॉर्ड किए होंगे या फिर आपने सब्सिडरीज में रिकॉर्ड किए होंगे, और उसके बाद उनसे लेजर बना होगा और ट्रायल बैलेंस आपने बनाया होगा। और फिर ट्रायल बैलेंस केवल आपको आपकी एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करता है, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो है ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? Trading account is the first stage in determining the result of business enterprise and is concerned with the finding out gross profit and gross loss by taking into the account of value goods purchased and other direct expenses on them and the sale proceed. ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं। इसे हम गुड्स जो हमने परचेज किया और उसे फिनिश गुड्स में बनाने में जो एक्सपेंसेस किए वो, और गुड्स को जो सेल करने से इनकम अर्न हुई उसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मींस नॉर्मल जो हमारी बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं ये उनकी हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। अगर सेल की अमाउंट ज़्यादा है और परचेज और एक्सपेंसेस की वैल्यू कम है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और सेल की वैल्यू कम है तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। It should be noted that all purchase of goods and all expenses incurred to bringing the product to saleable state are shown in trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल या गुड्स का खरीदना और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। Thus all expenses incurred in purchase of raw material, manufacturing of goods आर चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो इसमें काउंट किए जाएंगे। और इन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये? ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास पहले से ही था, गुड्स हमने जो परचेज किया, अगर परचेज में से हमने कोई गुड्स रिटर्न किया है तो वो सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न होकर आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, यानी ये जो आइटम के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं वो सारे आइटम एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब आता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की।
तो फर्स्ट, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फर्स्ट जो मोटिव होता है वो होता है कि ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सेल अगर हमारी कम है तो हमें लॉस होगा, और अगर हमारी सेल ज़्यादा है एक्सपेंसेस और परचेज से तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे हुए गुड्स की जो कॉस्ट है उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है परचेज और अदर एक्सपेंसेस की हेल्प से। नेक्स्ट जो उसका इंपॉर्टेंस है वो है टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स को सेलेबल बनाने से रिलेटेड किए जाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। मीन्स या यूँ कह लें कि अगर हम ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस शो करते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कि टोटल एक्सपेंसेस में से कितनी परसेंट हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। थर्ड है टू नो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक की कितनी थी और एंड ऑफ द ईयर कितनी थी। ठीक है, यानी इन दोनों को जानने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टूल होता है मैनेजमेंट का अपनी एफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए कि कहीं हमारी वेस्टेज तो नहीं हो रही, रिसोर्सेज की प्रॉपर जो इन्वेंट्री परचेस की गई थी वो यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही। और नेक्स्ट है असिस्ट इन टेकिंग फ्यूचर एक्शन, और फ्यूचरिस्टिक एक्शन लेने में भी ये हमारी हेल्प करता है। यानी हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताएगा, जिसकी हेल्प से जब हमें प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम फ्यूचरिस्टिक एक्शन या कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आइटम हमारे P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराए जाते हैं, तो उनमें से कौन से आइटम डेबिट साइड में आते हैं। तो डेबिट साइड में पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक अवेलेबल था, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश गुड्स का हो या फिनिश गुड्स का हो, तीनों का ही काउंट किया जाता है और डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है। जनरल एंट्री कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट होती है इसकी। सेकंड जो आइटम होता है वो परचेज और परचेज रिटर्न होता है। परचेज मीन्स आप जानते हैं रॉ मटेरियल या फिर गुड्स को परचेज करना जो बिजनेस डीलिंग से रिलेटेड है। और परचेज रिटर्न क्या होती है? जो परचेज किया हुआ डीलिंग आइटम आपने परचेज किया और किसी रीजन की वजह से आप उसे रिटर्न कर रहे हैं तो वो चीज परचेज रिटर्न कहलाती है। नेट परचेज कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है वो शो कराते हैं। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली आपकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और से सेलेबल बनाने में खर्च किए जाते हैं, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। कौन कौन से होते हैं ये? वेजेस यानी मजदूरी। वेजेस अगर आपको आप अपने वर्कर को दे रहे हैं, उन वर्कर को जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, वेजेस को हम प्रोडक्टिव वेजेस भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं। किसी भी नेम से आए तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस के साथ सैलरी दे रखी है, यानी वर्ड दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सैलरी एंड वेजेस वर्ड दे रखा है, यानी सैलरी पहले हो गई है वेजेस बाद में हो गई, तो आप ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा वेजेस जो आपने किसी मशीन को इंस्टॉल करने में पे की है वो भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसके अलावा कैरेज और फ्रेट यानी भाड़ा, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बायर गुड्स को अपने यहाँ लाने में खर्च करता है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को आपने जहाँ से खरीदा है वहाँ से अपने फैक्ट्री में लाने के लिए जो भाड़ा वगैरह पे किया, वो चीज़ आपकी फ्रेट या कैरेज कहलाएगी। इसे हम सिंपल फ्रेट भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, या फिर कैरेज ऑन परचेज भी कहते हैं, कार्टेज भी कह सकते हैं। जो भी कहें वो चीज़ें हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएंगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा किया है, गुड्स को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। जैसे गैस फ्यूल जो मशीन में यूज़ होगी, पावर यानी अगर मशीन बिजली से चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से तो उसे पावर बोलते हैं, यहाँ पे यूज़ होगी। कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैक्ट्री का रेंट, ये भी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं। इम्पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी,
गुड्स को किसी और कंट्री से मंगाने में जो हम टैक्स पे करते हैं वो इंपोर्ट ड्यूटी होती है। मंगाना मतलब एक तरीके से परचेज करना ही हुआ, तो वो चीज़ें भी ट्रेडिंग के उसमें लिखी जाएंगी। डॉक चार्जेस, जब आप गुड्स को मंगाते हैं तो उसे अगर शिप से मंगा रहे हैं तो आप डॉक यानी शिप यार्ड पर उतरवाते हैं, तो वहाँ पे जो चार्जेस पे करने होते हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। ऑक्ट्रोइल लोकल टैक्स होते हैं, जो म्यूनसिपल टैक्स किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आप सीमाओं में अगर एंटर होते हैं तो वो जो टैक्स लेती है वो यहाँ पे लिया जाता है, परचेज करने पे ही होता है। और रॉयल्टी वगैरह जो पे की जाती है किसी असेट्स के अगेंस्ट के रेंट की फॉर्म में, जैसे माइन का आपने रेंट पे किया, ऑयल रिफाइनरी का रेंट पे किया, तो वो रॉयल्टी कहलाता है, तो वो भी आपका डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आएगा। अब ये तो आइटम थे आपके डेबिट साइड के। अब आता है क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आएंगे। क्रेडिट में दो ही आइटम आते हैं, सेल्स। फर्स्ट है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल मीन्स बिजनेस डीलिंग आइटम को अगर आपने बेचा है तो उस सेल को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वो इनकम होती है, चाहे आपकी कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, दोनों का टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा। और आप उसमें से माइनस वो आइटम करेंगे सेल का जो आपका वापस लौट के आ गया, यानी अगर किसी कस्टमर ने कुछ लौटा दिया तो वो सेल्स रिटर्न है, तो टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, देन आफ्टर आप उस नेट सेल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो अमाउंट होता है स्टॉक का, मीन्स रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फुल फिनिश्ड गुड्स का, जो आपका एंड ऑफ द ईयर सेल होने से रह गया है, जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। तो ये कुछ आइटम हैं आपके जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो कराएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस सॉल्व कराऊंगा।